Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss tests on stone aggregates और इसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट की और एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट की. दिस इज लेक्चर 6 पार्ट 2A. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. Without any delay, let's begin our lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि पेवमेंट मटेरियल्स क्या हैं और पेवमेंट मटेरियल्स की डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. उनमें हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छी हार्डनेस होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, शेप सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. बट किस टेस्ट के थ्रू पता करें कि ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ एग्रीगेट्स में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? तो इसके लिए हैं हमारे पास कई तरह के टेस्ट, जिनमें से हम सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट. तो मैंने जो यहाँ पे टेस्ट है ये बुकिश वे में नहीं बनाया, मैंने सिंपल आपको लॉजिक समझाने के लिए बनाया. और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो प्रोसीजर का पार्ट है, कि जैसे कि सैंपल के अंदर किससे पास किया, किस सीव से रिटेन किया, और ओवन में हीट कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए कर रहे हैं. ये सब छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो कई बार क्वेश्चन बन के आ जाती है. तो मैंने वही पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आपको इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखना है तो आप कोई भी अपनी लैब वाली बुक हो या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं. एक पैक चंडीगढ़ का भी पढ़ा हुआ है जिसमें एक सरदार जी आते हैं, बढ़िया सारे टेस्ट कर करके दिखा रहे होते हैं आपको यूट्यूब पे, आप उन्हें भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि हमें गेट, ईएससी और एसएससी जेई में जो सारा पोर्शन है वो कवर हो जाए और कोई भी दिक्कत ना आए. तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट की. तो एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट के अंदर लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली बाय प्लंजर एट यूनिफॉर्म रेट. देखो एक लाइन में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि एग्रीगेट के ऊपर ग्रेजुअल लोड लगाया गया, इम्पैक्ट नहीं है. समझने की कोशिश करो, ये वर्ड जो है ग्रेजुअल है, यानी कि स्लोली यहाँ पे जो एग्रीगेट्स होंगे इनके ऊपर मशीन के थ्रू धीरे धीरे लोड जो है इंक्रीज करा जाएगा. सो दिस इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन लोड एट यूनिफॉर्म रेट. तो इसका सबसे बढ़िया क्या है? प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल. मतलब सबसे बढ़िया का मतलब है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सॉरी टू से दैट, पार्ट क्या है, दैट इज सबसे पहले काम क्या करना है, एग्रीगेट्स लेने. कौन से एग्रीगेट्स लें? सबसे पहले उठाने क्लीन और ड्राई एग्रीगेट्स. तो ड्राई कैसे करने हैं? अगर ड्राई करना है, अगर ड्राई नहीं हो तो ओवन में हीट करना है 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 4 आवर्स. और इन एग्रीगेट्स को पास करना है 12.5 mm सीव से, एंड दे मस्ट रिटेन ऑन 10 mm सीव. तो ये वो एग्रीगेट्स हो गए जो अब टेस्टिंग के लिए रेडी हैं. तो आपको समझना है, ये मैंने बनाया हुआ है, सीव है ये दो ऊपर की, स्पेशली रिप्रेजेंट करके बनाया ताकि आपको याद रहे. जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, छोटा सा डायग्राम या कुछ, तो जब आप रिवीजन करते हैं ना तो आपको पढ़ना नहीं होता, आप आएंगे आपको ये बस छोटी सी चीज़ दिखेगी और आपको याद आ जाएगा, हाँ इट इज़ पासिंग थ्रू 12.5 mm सीव एंड रिटेनिंग ऑन 10 mm सीव. तो दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग नोट्स में, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके नोट्स इसी तरीके से बने जैसे मैं यहाँ बनाया, मैंने भी बनाया. अब इसके बाद क्या करना है, एग्रीगेट्स फिल्ड इन सिलेंडर एज शोन इन फिगर इन 3 लेयर्स विथ ईच लेयर टैम्प्ड 25 टाइम्स. तो ऐसा एक सिलेंडर होता है, ये तो प्लंजर हो गया जिसके थ्रू लोड लगाएंगे. इसकी जो इनर डायमेंशन है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. यहाँ मैंने स्पेशली इसको मार्क कर दिया है, अच्छे से दिख नहीं रहा था पिक में तो मैंने इसको बड़ा करके लिख दिया है. क्यों? एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया एक बेकार से जेई वाले पेपर के अंदर कि भाई इनर डायमेंशन क्या है इसकी, ग्रेजुअल जो टेस्ट करते हैं रोड एग्रीगेट्स वाले उसकी. तो फिर भी उसको आप इधर उधर ना जाना पड़े, लिखना ना पड़े, इस डायग्राम के थ्रू आपको याद रहेगा 15 सेंटीमीटर इज द इनर डायमीटर और 15.2 इज सेंटर टू सेंटर. तो नीचे एक बेस प्लेट भी है. यहाँ पे इसके अंदर एग्रीगेट्स को 3 लेयर में भरना है. पहली लेयर, फिर 25 टाइम्स स्टैम्प करा, फिर सेकंड लेयर, फिर 25 टाइम्स स्टैम्प किया, फिर थर्ड लेयर, उसको भी 25 टाइम्स स्टैम्पिंग कर दी. अब आपको एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि इसके थ्रू कितना लोड लगाएंगे. तो लोड अप्लाइड है वो है 4 टनेज का पर मिनट.
टू 40 टन्स पर मिनट। हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे इस लोड को 4 to 40 एट कांस्टेंट रेट। इसीलिए एक बार ईएस में क्वेश्चन था, एक्चुअली वो क्वेश्चन आप जैसे देखते हैं ना, वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, थ्री, फिर ए होता है 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। उस टाइप के क्वेश्चन में एक पार्ट था जिसमें कहा गया कि जो ग्रेजुअल लोडिंग के अंदर जो एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट है उसके अंदर लोड कैसे लगाया जाता है, एट कांस्टेंट स्ट्रेस रेट, एट कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, या फिर एक रैंडमली लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर है एट कांस्टेंट स्ट्रेन रेट। कोशिश की जाती है कि इस तरीके से लगाया जाए कि जो चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रेन के अंदर वो कांस्टेंट बने रहें। चाहे आप कोई सा ही टेस्ट करें, कंक्रीट का या एग्रीगेट का, सब में यही एक कंसेप्ट होता है। तो इंक्रीजिंग द लोड इन सच अ वे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो मैंने रेड में लिख दिया है। यहाँ पे वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे 3 लेयर में टैम्प करके डाला जाता है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्रस्ट पोर्शन, अगर आपने क्रशिंग कर ली, अब टेस्ट किया, 3 लेयर का टैम्प करके डाल दिया है उसको, और उसके बाद कांस्टेंट स्ट्रेन रेट पे यहाँ पे प्लंजर के थ्रू लोड लगाया गया। कुछ एग्रीगेट्स क्रश होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो क्रश्ड एग्रीगेट्स हैं उनको रिमूव करोगे और सीव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीव करना है 2.36 mm सीव से। तो जो मटेरियल 2.36 mm सीव से निकल गए वो हो गए आपके क्रश्ड पार्ट, जो नहीं निकले उनको अनक्रश्ड माना जाएगा। अब इस वेट को जो पास हो गया वही माना जाएगा कि क्रश्ड पार्ट है। अब इसको वेट कर सकते हैं, उसे हम कह देते हैं W2। तो W2 डिवाइडेड बाय W1 है टोटल वेट ड्राई सैंपल का, और जो पास कर गया 2.36 mm से इंटू 100, तो हमें पता लग गया कितना एग्रीगेट क्रश कर जाएगा अंडर लोड। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको ये समझाता है कि अगर व्हीकल सिंपली रोड पर खड़ा रहे तो उसकी वजह से एग्रीगेट्स उसके लोड के अंडर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस से भी जोड़ते चलो इन टेस्टों को, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप कहेंगे जब मूविंग व्हीकल है, मूविंग व्हीकल क्या काफ़ी जब हाई स्पीड से मूव करता है तो वो सेकेंड्स के अंदर एक पॉइंट पे, फिर अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे, तो वो एक तरीके से रोड के ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग करता है। बट जबकि व्हीकल खड़ा रहता है, यानी कि व्हीकल स्टेशनरी पॉइंट पे है ऑन अ पेवमेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट अ रोड शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे कि वो एक स्टैटिक स्टैग्नेशन लोड को भी ले सके, साथ में इम्पैक्ट लोड को भी ले सके। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखा जाता है इन द डिजाइनिंग ऑफ पेवमेंट। तो पेवमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके मटेरियल्स पर भी ये ध्यान दिया जाएगा, तो हमने मटेरियल्स के अंदर भी ये ध्यान दिया हुआ है। अब ये तो बात हो गई कि टेस्ट क्या था, उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया, क्या इंपॉर्टेंट अदर इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। आप उसे ज़रूर लिखना, जितना मैं लिखता हूँ ना इसको तो लिखा ही करो, छोड़ा ही मत करो। दिस इज़ लाइक 100%, इसी के अंदर से आता है सब कुछ। अब बात आती है कि वैल्यूज़ क्या है, IRC ने कितनी अलाउ कर रखी हैं। तो IRC और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर, जिसे हम BIS भी कहते हैं, सरफेस कोर्स के लिए बोला है कि जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है इट हैज़ टू बी लेस देन 30%, और जो बेस कोर्स है उसमें 45%। अब लॉजिकल वे में सोचो, बेस कोर्स कहाँ है और सरफेस कोर्स कहाँ है? देखो वियरिंग कोर्स ही बेसिकली आपका सरफेस कोर्स है, ठीक है। सो बेस कोर्स सब बेस कोर्स ही नीचे है। अगर यहाँ पे कोई भी लोड आएगा, लोड स्प्रेड होने लगता है 45 डिग्रीज पे, हम लोग मानते हैं सारे थ्योरीज के अंदर। अब 45 डिग्रीज पे नीचे जब पहुँचेगा तो काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड हो चुका है ये लोड। जब बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो चुका है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का या सोचो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ एरिया छोटा है, करेक्ट। तो जहाँ पे एरिया छोटा है वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ एरिया बड़ा है तो स्ट्रेस कम है। तो इसलिए बेस के अंदर इन्होंने अलाउ कर दिया कि हायर क्रशिंग वैल्यू वाले एग्रीगेट्स आप डाल सकते हो, इसलिए बेस कोर्स में हायर वैल्यू अलाउ कर दी गई है।
और सरफेस कोर्स में सबसे कम वैल्यू अलाउ की गई है। और IRC ने कितनी अलाउ की है? 30% एंड बेस कोर्स सब बेस के लिए 45%। अब इसका यूज़ क्या है? टू रेजिस्ट द क्रशिंग लोड अंडर रोलिंग। हाँ, अब एक और पार्ट भी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्टेशनरी लोड को भी झेल सके। साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, दैट शुड बी नोटेड डाउन। इसको तो बिल्कुल नोट करो, मैंने स्पेशली ये यहीं इसलिए लिखा है कि जब रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर रोलर भी चलाया जाता है। इस बात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हमने इम्पैक्ट लोड के लिए तो डिज़ाइन कर ही दिया है, क्या दिक्कत है, वो तो स्टेशनरी लोड को आराम से झेल लेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, ये हमारे बेसिक्स हैं जो हम सिविल में पढ़ते हैं। बट जब आप रोड को कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके ऊपर एक रोलर चलाया जाता है, अपना एक वेट है, और वो रोलर बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे धीरे स्पीड से चलता है, तो ऑलमोस्ट उसका लोड ग्रेजुअल होता है। तो ग्रेजुअल जो लोड है ना, उसको भी वो झेले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो रोलर को रोल कराया, एग्रीगेट्स ब्रेक कर गए, तो उसका फायदा ही नहीं रहेगा, फिर तो वो लेस स्ट्रेंथ या कहूँ इन अप्रोप्रिएट एग्रीगेट्स हो गए। तो हमें ट्रैफिक के साथ साथ ये भी देखना है कि जब रोलिंग हो उसको भी एग्रीगेट्स सरवाइव करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन ये किया हुआ है। अब आते हैं इस लेक्चर के दूसरे टेस्ट के ऊपर, जिसे नाम दिया है हमने एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। हमने तो क्या नाम दिया है, इट इज़ नोन बाय दिस नेम ओनली। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पर्पस क्या है। अभी मैंने आपको बताई थी टफनेस लास्ट लेक्चर में। टफनेस क्या होती है? इम्पैक्ट को झेलने की एबिलिटी की, कौन सा मटेरियल कितना टफ है तो कितना इम्पैक्ट ले सकता है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू? उसकी टफनेस चेक कर रहे हैं, टफनेस ऑफ एग्रीगेट चेक कर रहे हैं। और इसका रियल लाइफ से क्या लिंक है? जो व्हीकल्स हाई स्पीड में मूव करेंगे तो वो कैसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पेवमेंट पे, वो करेंगे हर एक पॉइंट पे, वो एक्ट करेगा एज इम्पैक्ट लोड। और इम्पैक्ट लोड किस में है? टफनेस में है। हमें कैसे यूज करना है एग्रीगेट्स जो इन सबको रेजिस्ट कर जाए? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। प्रिपरेशन सेम रहेगी जैसे कि ऊपर वाले में देखा है, वही 110 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड 4 आवर्स। अगर ड्राई नहीं है तो ड्राई कर दिया, साफ एग्रीगेट्स उठाए। पास करने सेम टू सेम 12.5 mm सीव और 10 mm सीव पे वो रिटेन करना चाहिए। 12.5 से पास हो गया और 10 mm पे वो रिटेन हो गए। अब इनको उठाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? एक सिलेंडर में लेके जाएंगे, जहाँ पे इसको फिल करना है किसमें? 3 लेयर्स के अंदर। और हर एक लेयर को कितनी बार टैम्प करोगे? 25 टाइम्स। मैं लिख रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे इस एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में एक हैमर रिलीज किया जाता है, जो मैं आपको पिक में दिखाता हूँ। ये रहा, ये आप सबने किया होगा लैब के अंदर, नहीं किया है तो वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे एक आपके पास नोब होती है, उसको जैसे ही दबाओगे ये साइड को हो जाता है और ये पूरा हैमर वेट के साथ इन एग्रीगेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है। तो ये हैमर को रिलीज कर देते हैं। अब हैमर को कितनी बार रिलीज करते हो? 15 ब्लोज देते हैं हैमर को, यानी कि 15 टाइम्स रिलीज करते हैं। अब हैमर को रिलीज करेंगे तो एग्रीगेट्स पे इम्पैक्ट डालेगा, एग्रीगेट्स पे इम्पैक्ट डालेगा तो उनमें कुछ तो ब्रेकेज होगी, कुछ तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कुछ छोटे छोटे एग्रीगेट्स में कन्वर्ट होगा। तो वो सब अभी तो सिलेंड्रिकल बॉल में। तो अब क्या करना है? सिलेंडर को उठाना है और उसे पास कर देना है 2.36 mm की सीव से। तो 2.36 mm की सीव से जो पास हो गया वो तो हो गया आपका क्रश्ड एग्रीगेट। और जो इसके ऊपर रह गया वो क्या है? वो रिटेन्ड एग्रीगेट है, वो बेटर एग्रीगेट है, वो सही है, वैसा ही होना चाहिए। तो इन दोनों का अलग अलग वेट ले लेते हैं और उनका रेशियो ले लेते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज W2/W1 इंटू 100। W2 क्या है? वेट पासिंग फ्रॉम 2.36 mm सीव, और W1 टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। आप कह सकते हो कि 100 ग्राम, अगर से 100 ग्राम एग्रीगेट है उसमें 10 ग्राम ही 2.36 से नीचे गया तो 10/100 इंटू 100। सो सिर्फ 10% ही है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ये एग्जाम्पल हो गया बताने के लिए आप लोगों को कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या है।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि कई बार मैं कहूँगा क्वेश्चंस में के फॉर्म में आ चुकी है डिफरेंट एग्जाम में, चाहे आप गेट की बात करो, ईएसई की, जेई स्टेट लेवल का हो, चाहे यूनियन लेवल का। तो उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं मार्क कर रखी है, देखो रेड से। इन दो चीज़ों को तो बिल्कुल यार याद कर लो। सबसे पहला कि जो वेट है हैमर का एग्रीगेट इम्पैक्ट के अंदर, इसका वेट कितना है? इसका है 13.5 टू 14 kg। ये इस हैमर का वेट है, ये स्ट्राइक करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है किस हाइट से स्ट्राइक करता है एग्रीगेट्स पे, दैट इज 380 mm। वैसे अगर आप बोले थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है तो 380 ±5 mm। तो ऑलवेज गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 380 mm अगर वो अवेलेबल है, और नहीं तो उसके आसपास ±5 mm के फॉर्म में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने दो देखो पोर्शन मार्क किए हैं, बाकी आप ऐसे तो ये सब कुछ करके लिख ही सकते हो, बट ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हर हाल में याद होनी ही चाहिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है सर हमने क्रशिंग टेस्ट कर लिया, वहाँ आपने बता दिया 30% एंड 45%, क्या सिमिलर वे में आईआरसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस लेयर में कितना एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होनी चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल दी हुई है, जिसकी मैंने क्या पिक शेयर की और बाकायदा लिखा हुआ है कि कहाँ पे है। आईआरसी के साथ साथ मॉर्थ में भी ये वैल्यूज़ मेंशन है। तो आईआरसी की बहुत सारे कोड्स उठा के ही मॉर्थ के कोड्स बने। मॉर्थ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। तो हमारा जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, इसने क्या किया, आईआरसी के बहुत सारे कोड्स उठाए, उनको एक साथ कंपाइल किया। और कुछ कोड्स ऐसे हैं हमारे इंडिया में अभी डेवलप नहीं हुए, तो उनके आस्थों के कोड्स उठाए, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी के उठा लिए, कईयों में ब्रिटिश कोड उठाए हैं, और उन सब कंपाइल करके इन्होंने अपने इंजीनियर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स बीन स्ट्रांगली, मैं कहूँगा बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो ये दोनों जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारा के सारा मॉर्थ और आईआरसी का डेटा है। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ लेयर के बेसिस पे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू परसेंटेज के अंदर दी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बिटुमिनस कॉन्क्रीट सरफेस, यानी कि वियरिंग कोर्स या बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग, ये जो करते हैं इन सब के अंदर आपको सबसे कम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू डालनी है, दैट इज़ 30%। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, तब आपको पता रहेगा सरफेस ड्रेसिंग क्या है, ये बिटुमिनस कारपेट क्या है, बिटुमिनस कॉन्क्रीट क्या है, या स्टोन मास्टिक एसफाल्ट क्या है, तो वो तब देखेंगे। बट फॉर नाउ यू कैन सी कि ये सब की सब सरफेस कोर्स में आ रहे हैं। सरफेस कोर्स ऑफ पेवमेंट की जब भी बात की जाएगी, इसको कहाँ रखना है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए लेस देन 30% पे रखना है। और जब भी सब बेस की बात करी जाएगी, बेस कोर्स की बात की जाएगी, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। अगेन अब आप सोच सकते हो रीज़न क्या है, जो मैंने आपको बताया, डिस्पर्जन ऑफ लोड। एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल एरिया में वियरिंग कोर्स में है, फिर वो बेस कोर्स में और कम हो गया, और सब बेस कोर्स में तो और ज़्यादा, देखो एरिया कितना बढ़ गया है, तो स्ट्रेस का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। तो सब बेस के अंदर इन्होंने कितना मैक्सिमम अलाउ कर दिया, 50%। और ये जो वाटर बाउंड मैकाडेम है, जिसके साथ थोड़ा सा बिटुमिन यूज़ किया जाए, उसमें 40% यूज़ किया हुआ है। वेट मिक्स मैकाडेम, वाटर बाउंड मैकाडेम, इन सब के अंदर 30% का बोला हुआ है। बेस कोर्स के अंदर 40% का बोला है। 50 हो गया सब बेस में, बेस हो गया 40 और सरफेस में 30। तो मेनली अगर आप इतना सारा ना याद कर पाओ तो इतना तो इस तरीके से याद कर लेना कि सरफेस कोर्स के अंदर है 30। अब सरफेस कोर्स में कौन कौन से आ गए, सरफेस ड्रेसिंग आ गई, बिटुमिनस कॉन्क्रीट आ गया, कारपेट आ गया, प्री मिक्स कारपेट आ गया, सारी की सारी चीज़ें 30% के आसपास हैं। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है सब ग्रेड के ऊपर, उसमें मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, सबसे बेकार सॉफ्ट और एग्रीगेट्स अलाउ किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे 50% हो गया। एटलीस्ट 30% तो याद रखो ही रखो फॉर सरफेस कोर्स। अब इसके साथ मैंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, ये मॉर्थ से निकाली हुई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरी। तो ये क्या, एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड फॉर वियरिंग कोर्स द इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 30%। मैंने यहाँ स्पेशली देखो रेड में मार्क किया आप लोगों के लिए। फॉर बिटुमिनस मैकाडेम
द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इज 35%। अब आप ये देखोगे इस फिगर में एग्जैक्ट बिटुमिनस मैकाडेम नहीं लिखा है, यहाँ पे डेंस लिखा हुआ है, डेंस बिटुमिनस मैकाडेम। मैं बिटुमिनस मैकाडेम की बात कर रहा हूँ, तो ये मेंशन नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इसकी वैल्यू स्पेसिफिकली 35% है। आप चाहो जब टेबल बनाओ तो इसमें आप घुसा देना इन दोनों के बीच में एक मैकाडेम, बिटुमिनस मैकाडेम, और उसको लिख देना 35%। तो वाटर बाउंड मैकाडेम WBM, अगेन इट इज 40%। यहाँ पे जो मेंशन है वाटर बाउंड मैकाडेम बेस कोर्स विद बिटुमिन सरफेसिंग, ये लिखा है ना 40%, ये बिल्कुल यही वाला है। इसी के लिए आप बिना बेस कोर्स का भी हो तब भी आप मान के चलो 40% लोगे तो सेफर साइड में रहोगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइट से निकल के आई हैं और आई थॉट वाई नॉट टू शेयर इट विद यू गाइज। आप बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं जा सकते हो, तो आप इस वाली चीज़ को तो कम से कम याद कर लो, इस बड़ी टेबल को याद करना पाओ तो। वियरिंग कोर्स में 30%, बिटुमिनस मैकाडेम के केस में 35%, और वाटर बाउंड मैकाडेम और लोअर लाइंग लेयर्स के लिए आपको यूज़ करना है 40%। तो ये 2 टेस्ट थे इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। 20 मिनट्स भी हो चुके हैं। अब लॉस एंजलस एब्रीजन टेस्ट बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे टाइप ऑफ टेस्ट डिस्कस किए हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको अलग लेक्चर में ही डिस्कस करना बेटर रहेगा। तो गाइज ये हो गई इन 2 टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी हैं, आप ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. जाने से पहले बस ये कहूँगा आप लोग शेयर करते रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेंट बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू शेयरिंग दिस वीडियोज़। सो आई एक्सपेक्ट जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।